नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कला के इस सत्र में। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर राजा बाबू और आप देख रहे हैं डॉक्टर राजा बाबू लाइव स्टूडियो। इस कड़ी में पिछली बार हम आपसे चर्चा किए थे दोस्तों, ड्रामा वर्ड कहाँ से आया, ड्रामा क्या है, आर्ट क्या है, क्या प्रकृति है, उसकी इस बारे में मैं बात कर रहा था। अभी आपसे मैं चर्चा करूंगा कि कला और कला की प्रकृति क्या है, अर्थात कला क्या है और कला की प्रकृति क्या है। दोस्तों, बता दूं कि कला संस्कृत शब्द है भारतीय मीमांसा के मुताबिक, जो कल धातु से बना है। कल धातु से उत्पन्न है, जिसका मतलब होता है अर्थ शब्द करना या गिनना या उत्पन्न करना या नवीन रचना करना। तो ये एक ऐसी कृषि अर्थात ऐसी रचना है जो मानवीय क्रिया से उत्पन्न होती है। कला यूनानी भाषा में इसे क्लोश शब्द से पश्चिमी सभ्यता में माना गया है कि क्लोश जो शब्द है उससे उत्पन्न है। जर्मनी में कुष्ट शब्द है जिससे आर्ट की उत्पत्ति मानी गई है, और लैटिन में आर्ट, आर्ट्रम, यार्ट जैसे शब्द है। स्किल है, क्राफ्ट है, जिसका मतलब होता है निपुण, प्रवीण या कुशल जैसे विशेषण है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, जिसके द्वारा कला को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इसकी उत्पत्ति को समझते हैं। कला का मतलब दूसरे शब्दों में देखें तो कर्म कुशलता। जो हमारी कर्म है उसमें कुशल, कौशल अगर आ जाए तो वही कला है। धीरे धीरे सारे बिंदु पर आएंगे, आपके साथ एक एक बिंदु पे चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही मार्मिक चीजें हैं, शॉर्ट में समझाऊंगा, कोशिश करेंगे सब आदमी समझेंगे। देखिए, भारतीय मीमांसा में इस शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में नाट्यशास्त्र, खास के जो भरत मुनि द्वारा रचित है। वैसे नाट्यशास्त्र बहुत सारे लोगों द्वारा रचित है, लेकिन भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में, और पाणिनि की अष्ट अध्यायी तथा बौद्ध ग्रंथ में भी कला या शिल्प जैसे शब्दों का उल्लेख है। एक जगह साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन जैसी चर्चा आई है। कला, संगीत, साहित्य इत्यादि से विहीन मनुष्य ठीक वैसे ही होता है, पशु के समान, साक्षात पशु के समान, जिसके पास की पुच्छ और विष नहीं होता है। तो कला निर्माण की बातें करें तो समझिए इस चीज को, ईश्वर की कलात्मक कृति और प्रकृति है। ईश्वर जो कलाकारी दिखाई है, उनकी कलाकारी वह प्रकृति है। उसके विविध रूप देखते हैं हम लोग। मानव देखता है, प्रेरित होता है। मानव ही नहीं, मानवेतर प्राणी की भी बात करें, अन्य जो 84 लाख योनियां या जितने स्पेसीज आज खोजे गए हैं सबकी बात करें तो उस सब में ईश्वरीय कला यानी प्रकृति को देखते हैं, और प्रकृति को देखने से प्रेरित होकर के उसके अंदर एक इच्छा आती है कि हम भी ऐसा निर्माण करें। जैसे देखेंगे, इसके अलावा जैसे पकवान बनाना, रंगोली, सुगंधित द्रव्य बनाना, आभूषण बनाना, चित्र बनाना, मूर्ति बनाना, कथा रचना, काव्य रचना और मित्रों से हास्य विनोद आदि करना, यह सब कला के ही एक रूप में देखा गया है। और इसका अगर नेचर को समझे, इसके फिलॉसफी को समझे तो इस बात को देखा जाए। अभी मैंने कहा समस्त ईश्वरीय रचित सृष्टि से मानव का मन आनंद से विभोर हो जाता है देख करके। जब आप प्रकृति के करीब जाते हैं या अपने आसपास रंग बिरंगे तितलियों को, पक्षियों को ऐसा आप देखते हैं, तो आपके अंदर एक इच्छा आती है कि ऐसे निर्माण मैं भी करूं, और आप ऐसे रूप में उसे अपने जनन करने का काम करते हैं, निर्माण करने का काम करते हैं। या तितली कृत्रिम रूप से आप बनाने की कोशिश करते हैं, पक्षी कृत्रिम रूप से बनाने की कोशिश करते हैं, या पक्षियों का अनुसरण करने लगते हैं, चलने का, बोलने का। तो कहते हैं कि समस्त ईश्वरीय रचित सृष्टि से मानव मन का आनंद से विभोर होकर स्वयं ऐसे दृश्यों का निर्माण करना,
मानव की इच्छा रहती है। इसी रचनात्मक प्रवृत्ति के फलस्वरूप कला एवं कौशल का विकास होता है। देखिए, किसी सुंदर वस्तु को देखने पर जिस रस का आस्वादन हमारा मन करता है उसे सौंदर्य की उपाधि देते हैं, उसे सौंदर्य कहते हैं। यानी सौंदर्य वो होता है जब हम किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं तो हमारा मन बहुत खूबसूरत होता है। मान लीजिए आप हिमालय की गोद में गए, हिमालय को देख के आहा हा, क्या हिमालय है, क्या पेड़ है, क्या पौधे हैं, और थोड़ा देर जैसे ही उसका आस्वादन खत्म होता है तो आनंद भी खत्म हो जाता है। मगर वो सौंदर्य मानव के हृदय में उदय, पतला और पुष्ट होता है। आपके अंदर आहा क्या था, थोड़ा देर हट गया, फिर पुष्ट होता है और अनेक माध्यमों से अभिव्यक्त होता है। आप आए, दोस्तों के पास चर्चा की, अरे हिमालय में देखा, शांति मिली, बर्फ थी, ये थे, वो थे वगैरह है, अमुक ट्रेन के पास ऐसा गुजरा, वो था। और सच पूछिए तो ये जो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति करने की शैली है, यही कला है। देखिए, मनुष्य जब खाना बदोश जिंदगी जीता था, जिस समय आदिम अवस्था में, जब शुरुआती दौर में थे, तब भी उसके अंदर कला और सौंदर्य के प्रति लगाव रहा। कहने में कोई दिक्कत नहीं है, झिझक नहीं है कि सभ्यता और संस्कृति, हमारी सभ्यता, मानवीय सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ कला भी विकसित हुई। यानी कि जैसे जीने की चीजें थी, ये कहे कि इसको संभ्रांत करने में इसके दूसरे रूप को कला ही कहा। जीना एक कला है और जीने के लिए तमाम उपायों को, जैसे देखिए सर्दी गर्मी से बचने के लिए पेड़ की टहनियां, पत्ता को कलात्मक ढंग से खुद को बचाने की कोशिश करना, जंगली जानवरों की खाल को सिलकर शरीर ढकने और बिछाने के लिए प्रयोग करना। आज भी देखिए, आज भी हम लोग जानवर के खाल का जूता बनाते हैं, भेड़ का ऊन निकालते हैं, उसे स्वेटर बुनते हैं, जैकेट बनाते हैं, बिछाने के लिए कुछ बनाते हैं, ओढ़ने के लिए कुछ बनाते हैं, ऊनी चादर, ये सब बनाते हैं ना। तो इसी प्रकार जैसे जैसे मानव के संस्कृति का, सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ, तो उसके साथ हमारी ये कला भी विकसित हुई। जैसे गुफाओं का निर्माण किया रहने के लिए, शिकार पेट भरने के लिए किया, पत्थरों के अपेक्षा नुकीले और तीर कमान बनाए, नुकीली हड्डी से सुई बनाए। इस प्रकार भौतिक जरूरतों की पूर्ति हेतु कला का विकास होता रहा। धर्म के विकास से प्रभावित होकर के आदमी धार्मिक चित्र बनाने लगे और देवताओं को प्रसन्न करने हेतु उसे उसके नृत्य मुद्रा का निर्माण किया। तो यह सब सच पूछिए तो कला ही है। तो इस प्रकार जिस गुण व कौशल के कारण किसी वस्तु में सुंदरता व उपयोगिता आती है उसे कला कहते हैं। जिस गुण व कौशल के कारण, हमारा वो गुण या वो कौशल जिस कारण किसी भी वस्तु में, घर बनाने में, खाने में, पीने में, कुछ में भी, अच्छा खाना बनाने में तो उपयोगिता आती है, उसे कला कहते हैं। और ये जो पृथ्वी के चर अचर सारे जगत को भी, सारे लोगों को भी सम्मोहित करती है कला में ही। देखिए, शुरुआती दौर में मनुष्य अपना विचार जो है या भाव, विचार और भाव को शारीरिक मुद्रा और इशारा यानी संकेत के द्वारा अभिव्यक्त करता था। जब शब्द नहीं थे तो पत्ते से कुछ इशारा किया, ये किया, कुछ ये किया, कुछ इस तरीके से आज भी है ना, वो बताते थे अपनी शारीरिक मुद्रा। या जैसे एक गूंगा आदमी है तो आपको अपनी बातें कैसे रखता है, तो ठीक उसी तरीके से शारीरिक मुद्रा और संकेत के द्वारा अपने विचार और भाव को व्यक्त करता था। बाद में रंग और भाव को माध्यम बनाया, कुछ रंग के द्वारा संकेत देने लगे, काला लाल कुछ इस तरीके से। और इस प्रकार भाव, रंग, शब्द, लय इत्यादि को माध्यम बनाकर अपने मन कल्पना को आकृति दी, जिसे विविध कला और विधा का विकास हुआ। बाद में इसे सृजनात्मक का रूप देकर के जी सदुपयोग करते हुए कला को अपने जीविकोपार्जन का साधन लोगों ने बना लिया। और कला के पास सच पूछिए तो अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष करने और दृश्य को दृश्य के रूप में प्रदर्शित करने की क्षमता है, यानी यह काम करती है। कला अर्थात ये अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष, अदृश्य को दृश्य रूप में प्रदर्शित करती है। मानव के व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ उसके जीवन को सजाती है, संवारती है। ये मानव के साथ साथ, मानव के व्यक्तित्व के साथ साथ कला में ये क्षमता है
कि ये व्यक्तित्व के साथ साथ उसके जीवन को सजाती है, संवारती है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रहा हूं। इसकी सबसे बड़ी खूबी बता रहा हूं कला की, कि कला का जो आनंद कलाकार, कला का रस या आनंद जो कलाकार स्वयं उत्प्रेरित होता है, जिससे अनुभव करता है, दर्शक या श्रोता भी उसी आनंद या रस में विभोर हो जाता है। ये किसी और में नहीं है, कला में ही ये निहित है कि जो मानव स्वयं में विभोर, स्वयं में महसूस करेगा, स्वयं जिस रस से, जिस भाव से, जिस आनंद से ओतप्रोत हो जाएगा, वही सामने वाला दर्शक या श्रोता उसी भाव, उसी रस से, उसी आनंद में ओतप्रोत हो जाता है। ये क्षमता, ये कला की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और यह अभिव्यक्ति केवल आनंददायक ही नहीं, वरन सत्य की परिचायक एवं कल्याण की धात्री भी होती है। ये कला की प्रकृति थी। अब हम जिस पॉइंट पर आते हैं ये है, अब कला के क्या दर्शन है, क्या फिलॉसफी है, कला कैसे दार्शनिक रूप से, फिर आगे भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, अभी मैंने एक चीज बताया, जो बातें अभी सौंदर्य की बात हमने की आपसे, आप देखेंगे जो मैंने बताया कि अगर हम किसी सुंदर वस्तु को देखने पर जिस रस का आस्वादन हमारा मन करता है, उसे सौंदर्य कहते हैं। और सौंदर्य का जो आर्ट की जो फिलॉसफी है, कला का जो दर्शन शास्त्र है, कला का जो दर्शन है, वह सौंदर्य पे आधारित है। क्योंकि सौंदर्य अनुभव करना या देखना ही प्रस्तुति का एक माध्यम बनता है। और कला के लिए उसके दो सब टेक्स्ट होते हैं। एक है कि कला का आवश्यक प्रकृति, कला की आवश्यक प्रकृति, द एसेंशियल नेचर ऑफ द आर्ट। दूसरा कि सामाजिक उपयोगिता, सामाजिक महत्ता, सोशल इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट। इस प्रकार देखिए, मूलतः कला को हमने पिछली बार, आप मेरा अगर पहला वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने बताया था कि कला का जो नेचर है, कला का जो फॉर्म है, कला का जो डिफिनेशन है, वो 3 बिंदु खास के रखता है। एक है रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है एक्सप्रेशन और तीसरा है फॉर्म। यानी कि माइमेसिस, रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले इसे प्लेटो ने, जो प्लेटो थे, मुझे लगता है शायद सुकरात के शिष्य थे या उसके शिष्य थे, तो प्लेटो ग्रीक दार्शनिक थे। तो ग्रीक में उन्होंने सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन, प्लेटो ही यह सिद्धांत दिया था, डेवलप किया था, एक वर्ड उसमें माइमेसिस। माइमेसिस ये कला का नेचर होता है, अर्थात रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। जो सौंदर्य है, जो एस्थेटिक्स है, उसको रिप्रेजेंट करना। ग्रीक वर्ड है माइमेसिस, इसका मतलब कॉपीइंग या इमिटेशन, अर्थात नकलची, नकल करना। ये प्लेटो के द्वारा डेवलप किया गया था। और ये क्या है? इज रिप्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन ऑफ समथिंग। इसको रिप्रेजेंट, फिर से प्रेजेंट करना। जैसे अभी देखिए, सौंदर्य हमने अनुभव किया, लेकिन सौंदर्य को हम प्रस्तुत करेंगे। अभिव्यक्ति हमारी कि अब सौंदर्य खत्म, आनंद खत्म हो गया, तो उसको हम संजोए, तो उसको क्या है कि उसे दैट इज ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल, हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं या रिप्लिकेट करते हैं, जो कि उसे सुंदर या सार्थक बनाता है। हम एक एक वस्तु पे आपसे चर्चा करेंगे, सारी चीज पे। आर्ट का दूसरा जो रूप है, जो दूसरा डिफिनेशन है उसका, जो उसका कंटेंट है, वह है एक्सप्रेशन। देखिए, एक्सप्रेशन इमोशनल कंटेंट आने के बाद, खास करके रोमांटिक मोमेंट के दौरान, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ आर्ट वर्क में। एक्सप्रेस करना अपने डिफिनेटिव फीलिंग को, एज इन द समलाइम और ड्रामेटिक। यहां ऑडियंस का रिस्पॉन्स बहुत महत्वपूर्ण रखता है, अगर इस नेचर पे देखें तो। तीसरा है आर्ट का अप्रारूप, यानी कि फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि आर्ट शुड नॉट हैव ए कंसेप्ट। आर्ट के पास सिर्फ विचारधारा ही नहीं होती है, बट शुड बी जज्ड, उसके साथ न्याय करना चाहिए ओनली ऑन इट्स फॉर्मल क्वालिटी, उसके बनाने की गुणवत्ता के आधार पे। बिकॉज द कंटेंट ऑफ ए वर्क ऑफ आर्ट इज नॉट ऑफ एस्थेटिक इंटरेस्ट। क्योंकि इसका जब आर्ट का जो कंटेंट हो जाता है, वह सिर्फ सौंदर्य के ही बातें नहीं रह जाती है। इसलिए इसे एक प्रारूप देना,
यानी कि हमने रिप्रेजेंट किया, एक्सप्रेस किया और एक प्रारूप दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होती है जो फिलॉसफी है इसका, जो हमने रखा। कोशिश किया कि आप समझेंगे। जो कमी होगी, जो विद्वान जन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में या हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे जरूर उस पर अपना सुझाव दें। और सबसे अहम बात हम अगली बार जो चर्चा करेंगे, आर्ट एंड डिजाइन का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, बैलेंस, रिदम, हार्मोनी एंड यूनिटी, हम उस पर चर्चा करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि छोटी मोटी जानकारी देने की जो दुस्साहस कर रहा हूं जरूर पसंद आया होगा। और खास के ऐसे बच्चे जो इस पे शोध कर रहे हैं, ऐसे लोग जो बीएड वगैरह कर रहे हैं या अन्य भी कोर्स कर रहे हैं, उनके शायद काम आए। मैं इस कड़ी में आपसे एक एक पहलू पे चर्चा करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आप लोग को जरूर पसंद आएगा। और शेयर करें, इस पर मनन करें। जहां दिक्कत हो मुझसे आप डायरेक्ट सवाल करें, उसे कहीं ना कहीं हम लोग डेवलप ही करेंगे, क्योंकि तर्क करना भी कहीं ना कहीं उन्नति का ही कारक होता है। तो इसी के साथ आप देखते रहिए डॉक्टर राजा बाबू लाइफ स्टूडियो और दीजिए अपने प्यारे होस्ट एंड दोस्त को, डॉक्टर राजा बाबू को अलविदा।